हमें बड़ा किसी चीज़ से ऑब्सेशन हो जाता है तो बड़ा फंस जाते हैं उसमें, फिर निकल नहीं पाते। तो हमें पाई से ऑब्सेशन हो गया एक समय। क्यों? ऐसा नंबर कैसे है जो कभी रिपीट नहीं होगा, डेसिमल प्लेस कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। ये नंबर आया कहाँ से, बनाया किसने, क्यों सर्किल का एरिया 2 पाई आर है, और 2 पाई आर है इसका, सॉरी सर्किल का पैरामीटर क्यों 2 पाई आर है, सर्किल का एरिया क्यों पाई आर स्क्वायर, और सर्किल का एरिया जैसे ही आप पाई आर स्क्वायर बोलते हो तो इसका मतलब एक गोले के अंदर जितना क्षेत्रफल है वो कभी भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद डिफाइन नहीं है। तो आपको एक्चुअली पता ही नहीं कितना बड़ा एरिया है, कभी नहीं पता चलेगा आपको। वाह। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको एग्जैक्ट कभी नहीं पता चलेगा कि वो रेखा कितनी लंबी है, क्योंकि उसमें एक पाई आ गया है। तो मैंने कहा ये कैसी गणित है, कैसी कठिन चीज़ है। फिर मुझे लगा मैं भी यही हूँ, अनडिफाइंड। छोटे थे 2016 में, क्या उम्र रही होगी, 7 साल पहले, 8 साल हो गए, 8 साल पहले, 32 24 साल। तो 24 साल में तो जाके फिर ये टैटू करा लिया हमने। ये कहाँ करवाया था? दिल्ली में कराया था। वो दर्द होता है टैटू प्लेस में करवाने होता है ना। अच्छा, तकलीफ होती है? मैं तो कभी हिम्मत नहीं कर पाया टैटू। भरने में होती है तकलीफ। अच्छा। हाँ, इसे पूरा भरते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा, तकलीफ होता है। फिर इधर क्या है? फिर एक ऐसा ही नंबर, फिर उसके बाद ये बना है। अच्छा। तो ये हमें बड़ा m E/c²। तो ये आइंस्टीन साहब की इक्वेशन है ना कि, अच्छा मैं फिजिक्स का ही अध्यापक रहा, थोड़ा बहुत जितना रहा। वो तो E=mc²। हाँ। मैं आर्ट साइड का हूँ तो कई चीज़ें सिंपल तरीके कोशिश से करते बतानी हैं पड़ेगी। जितना हो सकता है। हाँ। तो और अगर नहीं कर पाया तो एज अ टीचर मैं फेल कर रहा हूँ। यही तो मेरा काम है। मेरी मम्मी बोलती है जिसको पढ़ना है उसको हर कोई पढ़ा सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है उसको पढ़ाओगे अलग तो अच्छा टीचर हो। तो वो भी शिक्षक है ना, शिक्षक है। तो जब आप लिखते हैं E=mc² तो E उसमें होता है एनर्जी, M होता है मास, और C एक कांस्टेंट समझ लीजिए, स्पीड ऑफ कैजुअलिटी, बोल स्पीड ऑफ लाइट कैजुअलिटी, एक नंबर है। तो इस इक्वेशन को जब आप देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो मास है उससे एनर्जी बन जाएगी। जो मास है उससे हम एनर्जी बना सकते हैं कि E=mc²। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास लेट अस से ये 1 ग्राम का मास है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें स्पीड ऑफ लाइट से तो हमें पता चल जाएगा कि इस मास के अंदर कितनी ऊर्जा है। अब उसके लिए इस मास को आपको पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से गायब करना होगा। अब मास गायब होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है परमाणुओं का मिलना, एक होता है उनका बिछड़ना, नाभिकियों का, सॉरी हिंदी में नाभिक, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ऐसे 2 प्रोसेस हैं कि या तो न्यूक्लियस आपस में मिले या तो बिछड़ जाएं, तो उसमें कहीं ना कहीं मास गायब हो जाएगा। तो मास अगर पूरी तरह से गायब हो जाए तो एनर्जी बन जाएगी। ये इस इक्वेशन से लगता है, E=mc² से, समझ में आता है। अब असल में मैंने लिखा कि M=E/c², मैंने E=mc² नहीं लिखा। आइंस्टीन साहब के ओरिजिनल पेपर में भी यही इक्वेशन लिखी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐसे नहीं समझाया था कि लोग बोलते हैं मास कैन कन्वर्ट टू एनर्जी, मास एनर्जी में बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? आप इस पर बहुत फोर्स लगाइए, बहुत दबाइए, मास दबता जाए और किस तरह से बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बन जाए, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसा हो सकता है। पर ये इक्वेशन क्या बोलती है? ये बोलती है कि हम सब किससे बने हैं? हम सब किससे बने हैं अंदर? मास से, मॉलिक्यूल, एटम। एटम के अंदर क्या है? अगर थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा बहुत जाने तो एटम के बीच में न्यूक्लियस, अगल बगल घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। ये पिक्चर तो सभी ने देखी होगी, जो भी देख रहे होंगे। तो अगर हमारा मास जानना है तो हमारे अंदर जितना भी एटम है अगर उन सबको जोड़ें तो उसका मास कितना आना चाहिए? जो हमारा मास है। अगर मैं मान लूँ मेरा मास 60 kg, तो मेरे अंदर के सारे एटमों को मैं जोड़ूं और स्केल पे रखूं तो 60 kg आना चाहिए। पर हुआ यूं साहब कि जब मैंने अपने अंदर के सारे एटम निकाले और सबको स्केल के ऊपर लाके रखा तो उसका मास आया 1 kg। यानी अब ये 59 kg कहां से आ रहा है? किलोग्राम। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मास। की मास है क्या?
तो असल में जो हम लोग सोचते हैं ना कि ये हमारा भार है, मास है, आप निकाल के सारा मास बाहर निकलो, आप 60 kg के हो, स्केल पे रखोगे सारे एटम मिला के 1 kg। और मैं कह रहा हूँ एटम मतलब सब, अब लंग लीवर सब हो गया, सब खत्म, खोखली बॉडी पूरी टूट गई, सब आपने एटम। और जब स्केल पे आपने रखा यार तो 1 kg यार, तो ये बाकी कहाँ से? तो कहानी ये है कि जो हम अपना मास देखते हैं स्केल पे 60 kg, वो सिर्फ एटम का वजन नहीं है। एटम के अंदर न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब भी कोई चीज घूमती है तो उसके पास होती है एक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बीच में है पॉजिटिव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, बीच में होता है पॉजिटिव प्रोटॉन। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट। जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो इनके अंदर आती है एक पोटेंशियल एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो आपस में एक दूसरे को चिपकाए रहते हैं, तो इनके पास भी पोटेंशियल एनर्जी। एक एटम दूसरे एटम के साथ भी इंटरैक्ट करता रहता है, लगातार एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी एनर्जी को आप जोड़िए और उसको c² से डिवाइड कीजिए तो आपको वो 59 kg मिल जाएगा, मास जो नहीं मिला था अभी तक। तो मास इज नॉट मास, मास इज जस्ट एनर्जी। राइट। कोशिश की मैंने जितना हो सका आपको फिजिक्स के अंदर। हाँ बिल्कुल। और असल में अगर मैं कवियों की नज़र से इसको देखूं तो जो वज़न है वो हमारी ऊर्जा का है। क्या बात। और ये बहुत खूबसूरत ख्याल है बहुत खूबसूरत ख्याल है, क्योंकि जो इनविजिबल्स, इंटेंजिबल्स जो होते हैं, इनको आप नहीं छू सकते हैं। और मेरे जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ इंटेंजिबल्स की बात करते हैं। डिसेंसी क्या है? एक है, ऊर्जा है कहीं पे, वो भी तो एक एनर्जी है जो बांध भी रही है, जो पॉजिटिव नेगेटिव को बांध रही है, जो दुनिया को चला रही है। और हो सकता है उस पर किसी और नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी का के प्रेशर्स हों, बट इट इज़ अ पावर। पर्पस क्या है? इंटेंजिबल है, इट्स एन एनर्जी, यू नो। तो बहुत अद्भुत है ये। अब जो व्यक्ति तेज भागेगा उसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी, ज्यादा मास होगा। तो जब आप रुके हो तब आपकी ऊर्जा कम है। राइट। जब आप भागना शुरू करोगे तो आप मासी हो दुनिया के लिए। ये भी निकल सकता है इसमें से। वेरी इंटरेस्टिंग।